हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो लास्ट क्लास में हमारी कुछ रियासतें चल रही थी, जिसमें हमने देखा है कि जयपुर में, टोंक में, भरतपुर में कि किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियां पनपी थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज की क्लास में जो कुछ रियासतें बच गई है जैसे कि अलवर और धौलपुर, उन पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में तांते टोपे के बारे में पढ़ेंगे, जिनके राजस्थान में आगमन से राजस्थान की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था, उनके बारे में भी देखेंगे। और इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हिंदी ग्रंथ अकादमी में दी हुई है और जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुकों में नहीं थी और जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में जो हमारा तीसरा पार्ट था 1857 की क्रांति, उस पर हमने देखा था मेवाड़ में सुलुम्बर और कोठारिया के जागीरदारों ने किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों को पनपाया था। उसके बाद में हमने कोटा में देखा, कोटा में जहाँ पर 15 अक्टूबर को क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई थी जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। इसके अलावा कोटा के उस समय जो शासक था वो थे राम सिंह और उनका वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर बर्टन था। और एक बात हमने ये भी देखी थी कोटा के बारे में कि कोटा राजस्थान का एकमात्र वह क्रांति का क्षेत्र था जहाँ पर आम जनता ने मिलकर के नेतृत्व क्रांति की थी और उनका नेतृत्व सैनिकों ने किया था। और अगर राजस्थान में अगर सुव्यवस्थित तरीके से अगर क्रांति देखी जाए तो वो थी कोटा में, और जहाँ पर 6 महीने तक क्रांतिकारियों का प्रभाव रहा था। और मार्च 1858 में जब रॉबर्ट्स अपनी सेना लेकर के कोटा पहुंचा था, तब तक कोटा क्रांतिकारियों के ही अधीन में था। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा था जयपुर रियासत में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां, और इसके अलावा हमने भरतपुर के बारे में भी पढ़ा था, टोंक के बारे में पढ़ा था, जहाँ के नवाब तो सैनिकों के अंग्रेजों के साथ थे और जहाँ की सैनिक मीर आलम खान के नेतृत्व में बहादुर शाह के समर्थक थे और क्रांतिकारी गतिविधियों को पनपा रहे थे। ठीक है, अब हम आज की क्लास में हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे बच गए थे, उन पर चर्चा करेंगे। और आज की जो क्लास रहेगी वो 1857 की क्रांति की अंतिम क्लास रहेगी, और यहाँ पर आज हम 1857 की क्रांति को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। और एक बात और है कि इस क्रांति का जो पाठ्यक्रम था, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की वर्तमान में चल रही बुक और जो पुरानी किताबें थी आरबीएससी की, उनसे बनाए गए हैं। और इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी का भी इस बार इस्तेमाल किया गया क्योंकि उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इन किताबों में नहीं थी, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अलवर में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी वो थी वहाँ पर दिल्ली से आए हुए सैनिकों ने की थी, और इसके अलावा वहाँ पर और ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बात थी नहीं। ठीक है, एक बात याद रखना कि अलवर में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो दिल्ली से आए हुए क्रांतिकारियों ने की थी, एक बात। दूसरी बात यह ध्यान में रखना कि उस समय अलवर का शासक कौन था, विनय सिंह था, और विनय सिंह के बाद में बना था बन्ने सिंह। तो विनय सिंह और बन्ने सिंह दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा अलवर का एक दीवान था फैजुल्ला खान, जिसे ब्रिटिश सरकार ने यह निर्देश भी दिए थे कि वो क्रांतिकारी जो गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उन्हें फांसी की सजा दें, परंतु उन्होंने इस मामले में ढिलाई भी बरती थी। ठीक है, फैजुल्ला खान नामक जो दीवान था, उनके इस नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अलवर के दीवान थे और अलवर में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो दिल्ली से आए सैनिकों ने फैलाई थी, क्योंकि ये दिल्ली के नज़दीक का क्षेत्र है ना, तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली से आए सैनिकों ने यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाया था। ठीक है, बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं धौलपुर। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि धौलपुर का उस समय शासक कौन था। धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। ठीक है, उसके बाद में हमारी दूसरा पॉइंट बनता है कि धौलपुर में क्रांतिकारी
गतिविधियां किसने फैलाई और उन्हें समाप्त किसने किया था। ठीक है, तो आगे पढ़ने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखना कि धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो भी बाहर से आए थे और जो क्रांति को दबाया था, जो सैनिक आए थे, वो भी राज्य के बाहर से थे। ठीक है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा धौलपुर में जो क्रांति हुई थी उनका नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये 3 से लेकर के 4 बातें ही महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम लाइन टू लाइन अब अध्ययन करते हैं। शासक उस समय भगवंत सिंह, भरतपुर का शासक उस समय जसवंत सिंह था जो कि नाबालिग थे। ठीक है, अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हुई और इन्हीं सैनिकों के साथ कौन मिल गए थे? धौलपुर के क्रांतिकारी भी। धौलपुर के क्रांतिकारी भी शामिल हो गए थे और इन्होंने मिलकर धौलपुर में काफी लूटपाट भी की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन सैनिकों का जो धौलपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैला रहे थे, इनका नेतृत्व है राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में था, जिनके नेतृत्व में सेना ने जो राजा के तोप खाने थे वहां पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में दिसंबर 1857 में पटियाला के शासक के द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो धौलपुर में यही बातें महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा और कोई बातें इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर 1 बात, धौलपुर का शासक भगवंत सिंह। नंबर 2 बात, धौलपुर में क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो अक्टूबर 1857 में। क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाई किसने? इंदौर और ग्वालियर से आए हुए सैनिकों ने। क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? रामचंद्र और हीरालाल ने। ठीक है, और उसके बाद में इन क्रांति को दबाया किसने? तो पटियाला से भेजी हुई सेना ने। कब दबाया? दिसंबर 1857 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको बताई गई, और परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो इनसे संबंधित ही आएगा, अन्यथा नहीं बनेगा इससे कोई भी प्रकार का प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि तांत्या टोपे जब राजस्थान में ग्वालियर और इंदौर से हारने के बाद में जब वो राजस्थान में आए तो उनका क्या प्रभाव रहा राजस्थान की क्रांति पर। सबसे पहले वो हाड़ौती आए थे और हाड़ौती में एक जालरा पाटन था, वहां पर भी उन्होंने अपना अधिकार भी किया था। उस समय झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जब वो जयपुर गए तो जयपुर में उनकी सहायता किसी ने नहीं की थी, तो वे वापस वहां से लौट आए थे। उसके बाद में वो जयपुर से टोंक गए और टोंक में नवाब तो अंग्रेजों के साथ था, परंतु उनकी सेना थी, एक तो मोहम्मद खां था और दूसरा आलम खां था। इन दोनों ने मिलकर के तांत्या टोपे की मदद की थी और इसके बाद में नवाब की सेना और तांत्या की सेना के बीच में युद्ध भी हुआ था, जिसमें तांत्या की विजय हुई थी और उसने टोंक के जो तोप खाने थे वहां पर उन्हें अपना अधिकार भी कर लिया था। परंतु इनके पीछे पीछे एक अंग्रेज अधिकारी सॉवर्स भी आ रहा था और उसके बाद में वो तांत्या टोपे टोंक से आगे चले गए थे सिक्कर और दौसा की तरफ। ठीक है, अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ग्वालियर में असफल होने पर तांत्या टोपे सहायता की आशा से हाड़ौती होते हुए जयपुर आ गए थे, परंतु वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली थी। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के शासकों के द्वारा तांत्या टोपे को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई थी, परंतु मेवाड़ के जो जागीरदार थे रावत केसरी सिंह और रावत जोध सिंह, इन दोनों ने मिलकर के ही तांत्या टोपे को सहायता प्रदान की थी। सहायता न मिलने पर वह लाल सोट होते हुए टोंक आ गया था और ब्रिगेडियर होम्स उनका पीछा कर रहे थे। टोंक में सेना ने तांत्या का समर्थन भी किया था। ठीक है, और टोंक का जो तोप खाने थे वहां पर भी तांत्या ने अपना अधिकार किया था। यहाँ से वो सलुम्बर चले गए थे और सलुम्बर के रावत ठाकुर केसरी सिंह ने उनको सहायता भी प्रदान की थी। ठीक है, अगर वहां पर ऑप्शन ठाकुर केसरी सिंह नहीं आता है तो अगर जोध सिंह आता है तो जोध सिंह भी राइट है, क्योंकि जोध सिंह ने भी सहायता प्रदान की थी। ये दोनों जागीरदार थे। ठीक है, केसरी सिंह और जोध सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि 9 अगस्त 1858 को अंग्रेजों ने तांत्या को हराया था।
ठीक है। ये कुहाड़ा नामक एक स्थान है, वहाँ पर युद्ध हुआ था, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। ठीक है, कुहाड़ा नामक स्थान पर, जहाँ पर अंग्रेज सेना सावर्स के नेतृत्व में तांते टोपे को 9 अगस्त 1858 को पराजित किया था। ठीक है, इसके जो कुहाड़ा नामक स्थान है इसका आगे जिक्र किया हुआ है। तांते ने इसके बाद में झालरापाटन पर भी अधिकार किया था। ठीक है, जैसा कि हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद में सितंबर में अंग्रेजों ने तांते को 2 बार लगातार हराया था। ठीक है, और 2 बार हारने के बाद में विवश होकर के वो ग्वालियर पुनः लौट गए थे। ठीक है, इसके बाद में तांते ने दिसंबर 1858 को पुनः राजस्थान में प्रवेश किया और बांसवाड़ा से प्रवेश किया और बांसवाड़ा पर अपना अधिकार भी कर दिया था। ठीक है, तो राजस्थान में 2 ठिकाने थे, एक झालरापाटन, दूसरा बांसवाड़ा था, जहां पर पे तांते टोपे ने अपना अधिकार किया था। ठीक है, यहाँ से तांते वापस सीकर और दौसा भी गए थे और सीकर के सामंत को तांते की सहायता करने पर भी बंदी बना लिया गया था और 1862 में उन्हें फांसी भी लटका दिया गया था। कौन थे? सीकर और दौसा गए और सीकर के सामंत थे जिन्होंने तांते की सहायता की थी, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नरवर के जागीरदार थे मान सिंह ने विश्वासघात करके तांते टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था और 18 अप्रैल 1859 को तांते को फांसी की सजा भी दे दी गई थी। ठीक है, अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें आज की क्लास में लास्ट में जिक्र करेंगे। ठीक है, जो बड़ा बड़ा है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इनको फांसी की सजा सिपरी में दी गई थी, उज्जैन सिपरी में, एक बात। दूसरी बात, जो मेजर सावर्स थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए आलोचना भी की थी कि तांते टोपे को किसने फांसी की सजा सुनाई और किसने पुष्टि की थी। ठीक है, ये व्यंग्य भी कसा था सावर्स ने। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। और टोंक में जो नवाब मोहम्मद खान और मीर आलम ने जो सहायता की थी, जिससे वो टोंक पर जो तोपखाने थे वहां पर भी तांते ने अपना अधिकार किया था। इन बातों के बारे में भी हमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर आदि नरेशों ने तांते को सहायता प्रदान नहीं की थी। ठीक है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार बड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, तो इसमें इस बात को आपको ध्यान में रखना कि राजस्थान की कोई भी रियासत के शासक ने तांते को सहायता प्रदान नहीं की थी, एक बात। और दूसरी बात ये याद रखना कि मेवाड़ में दो सामंत थे, केसरी सिंह और जोत सिंह, इन्होंने दोनों ने मिलकर के तांते की सहायता भी की थी। ठीक है, अच्छा, एक बार थोड़ा सा हम कुछ चर्चा करते हैं कि एग्जाम में, जैसा कि अभी रीट में हुआ था, उसमें बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे। ठीक है, तो बच्चे ये घबरा गए थे कि प्रश्न पेपर बहुत कठिन है, ये बड़े वाले प्रश्न बहुत कठिन होते हैं। पर हकीकत आप देखो ना, तो ये बड़े वाले प्रश्न होते हैं ना, ये सबसे आसान प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान प्रश्न इसलिए है क्योंकि अगर हमें इन्हें गौर से पढ़ें तो इनका उत्तर हमें ना इनके प्रश्नों के अंदर ही मिल जाएगा। सबसे कठिन प्रश्न अगर पूछा जाए तो वो होते हैं जिनमें सीधा सन की बात की जाती है। जैसे मान लो कि तांते टोपे को फांसी की सजा कब दी गई थी, अगर हमारे यहाँ दिमाग में अगर 18 अप्रैल याद ना हो और 28 अप्रैल याद आ जाए, या 1858 की जगह 1857 याद आ जाए, तो एक डिजिट का भी आगे लारे होने पर क्या होता है, वो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। परंतु इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं जिसमें पूर्ण व्याख्या दी जाती है, 2 या 3 लाइनें दी जाती है, तो उसे हम बड़े ही सोच से, बड़े ही विवेक से हमें आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपको थोड़ा सा उसमें धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, और प्रश्न कहना क्या चाहता है उस भाषा को समझने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करना, जो आप परीक्षा देते हो ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, मंथली एग्जाम होते हैं या साप्ताहिक होते हैं, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को कोशिश करना कि कम से कम गलत हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी
जो हमने किताबों में नहीं देखी उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि बीकानेर का उस समय शासक था सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह। ठीक है, बीकानेर का शासक सरदार सिंह था, जो कि राज्य से बाहर यानी कि राजस्थान से बाहर जाकर के हरियाणा पंजाब की तरफ जाकर के उन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता प्रदान की थी, और जिससे अंग्रेजी सेना ने उनको टिब्बी के 41 परगने भी दिए थे। ठीक है, सरदार सिंह गदर में अंग्रेजों की सहायता में अग्रणी थे। वह राज्य की सेना लेकर के पंजाब के हांसी, सिरसा और हिसार जिलों में भी पहुंच गए थे। उस समय यह पंजाब के हिस्से थे, हरियाणा बाद में बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में क्रांतिकारियों और बीकानेर की सेना के बीच में बाडलू नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था, जिसमें बीकानेर की सेना की विजय हुई थी। ठीक है, बीकानेर के शासक के द्वारा क्रांति में दिए गए सहयोग पर अंग्रेज सरकार ने बीकानेर को टिब्बी परगने जो हनुमानगढ़ में है वहां पर 41 गांव भी दिए थे। किसे? बीकानेर के शासक सरदार सिंह को। अब इसमें एक बात यह महत्वपूर्ण है, एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने राज्य से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता की थी क्रांतिकारियों के विरुद्ध में। दूसरा, अंग्रेजों ने उन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव भी दिए थे। ठीक है, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित एक प्रश्न अभी तक पूछा भी गया है कि राजस्थान का वह कौन सा शासक था जिन्होंने राज्य से बाहर जाकर के अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी क्रांतिकारियों के विरुद्ध में? तो वो थे बीकानेर के शासक सरदार सिंह। चलिए आगे चलते हैं। उस समय जयपुर के जो शासक थे राम सिंह, वो भी तन मन और धन से अंग्रेजों की सहायता करते थे, और जिसके बदले में अंग्रेज सरकार ने गदर की समाप्ति पर जयपुर को कोटपुतली का परगना दिया था, वो भी स्थायी रूप से। इस बात को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट करते हुए ध्यान में रखना। ठीक है, कि जयपुर का वह कौन सा शासक था जिन्होंने तन मन धन से अंग्रेजों की 1857 के गदर में सहायता की थी। ठीक है, तो राम सिंह द्वितीय थे। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात है, अंग्रेज सरकार ने उन्हें कोटपुतली का परगना भी दिया था स्थायी रूप से। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा अलवर के महाराज बन्ने सिंह थे, जिन्होंने आगरा के किले में गिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए भी अपनी सेना और तोपखाना भेजा था। ठीक है, इस बात को भी आप महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान में रखना। ये सभी बातें हैं वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से बनाई हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने कोटा क्रांति के दौरान पढ़ा था कि कोटा के शासक राम सिंह को क्रांतिकारियों ने उन्हीं के किले में घेर लिया था, कैद करके रख लिया था। तब करौली के शासक मदन पाल ने अपनी सहायता की थी, और इसी सहायता के बदले में अंग्रेजों ने उनके जो तोपों की सलामी की संख्या थी वो बढ़ा दी थी, और कोटा के महाराव राम सिंह के तोपों की सलामी की संख्या को कम कर दिया था। इस दोनों बातों को ध्यान में रखना कि किस रियासत का कम किया गया था और किस रियासत का ज्यादा किया गया था। करौली का बढ़ाया गया था और कोटा का कम किया गया था। करौली के शासक मदन पाल ने क्रांति के दौरान कोटा के महाराव को विद्रोहियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी सेना भेजकर सहायता की थी, जिस कारण अंग्रेजों ने मदन पाल को 17 तोपों की सलामी और GCI की उपाधि भी दी थी। किसकी? GCI। ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसको भी ध्यान में रखना। GCI की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। किसे? तो करौली के शासक मदन पाल को। ठीक है, इतना ही नहीं, इसमें यह भी ध्यान में रखना कि कारण क्या था। कारण था 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव की मदद करना क्रांतिकारियों सैनिकों के विरुद्ध में। ठीक है, ये चारों रियासतों के बारे में इन बातों को ध्यान में रखना। नंबर 1, बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान राज्य से बाहर जाकर के हांसी, हिसार और सिरसा जो पंजाब के प्रांत थे वहां पर अंग्रेजों की सहायता प्रदान की थी क्रांतिकारी गतिविधियों के विरुद्ध में, जिसके कारण
अंग्रेजों ने उन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। इसके अलावा जयपुर के शासक राम सिंह को कोटपुतली का परगना दिया था स्थायी रूप से। इसके अलावा अलवर के शासक बन्ने सिंह ने भी आगरा में अपनी सेना भेज करके अंग्रेजों के परिवारों की रक्षा की थी। और इसके अलावा करौली के शासक ने कोटा के महाराव की मदद की थी क्रांतिकारी गतिविधियों के समय, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें 17 तोपों की सलामी और GCI की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ और बातें हैं। नीमच में जो सेना क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी 3 जून को, ठीक है, इसमें यह बात है कि नीमच के सैनिक निम्बाहेड़े पहुंचे थे तो उनके पीछे सोवर्स भी अपनी मेवाड़ी सेना लेकर के पहुंच गया था। अब इसमें निम्बाहेड़ा क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। निम्बाहेड़ा वैसे तो मेवाड़ प्रांत का हिस्सा है, परंतु क्रांति के समय इस पर टोंक रियासत का नियंत्रण था। ठीक है, जब नीमच के सैनिक टोंक देवली टोंक में क्रांतिकारी गतिविधियों को पनपा कर निम्बाहेड़े पहुंचे तो सावरस भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया था। ठीक है, तब सावरस की जो मदद की थी तो वो मेवाड़ी सैनिक थे। तब मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने मांग की थी कि निम्बाहेड़ा प्रांत को मेवाड़ के अधीन कर दिया जाए। ठीक है, तो सावरस ने अस्थायी रूप से निम्बाहेड़ा को किसे सौंप दिया था, मेवाड़ को, और यह आश्वासन भी दिया था कि जैसे ही गदर 1857 की क्रांति समाप्त होगी इस प्रांत को आपको स्थायी रूप से आपको सौंप दिया जाएगा। ठीक है, और वहीं अंग्रेजों ने दूसरी तरफ है टोंक के नवाब से यह समझौता किया था कि हमने अस्थायी रूप से निम्बाहेड़े को मेवाड़ को शासक को सौंपा है क्योंकि उन्होंने सैनिक सहायता की थी, जैसे गदर समाप्त होगा हम आपको पुनः लौटा देंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने दोनों तरफ से सहायता बनाए रखी और अपना काम भी निकलवा लिया था और क्रांतिकारी गतिविधियों को भी दबा दिया था। ठीक है, तो नीमच के सैनिकों के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने ही देवली टोंक में क्रांतिकारी गतिविधियों को पनपाया था। चलिए आगे चलते हैं। इस समय निम्बाहेड़ा टोंक के नवाब के अधीन था और सोवर्स ने इसे अस्थायी रूप से मेवाड़ को सौंप दिया था। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने मेवाड़ को आश्वासन भी दिया था कि क्रांति की जैसे ही समाप्त होंगे स्थायी रूप से निम्बाहेड़ा को मेवाड़ को सौंप दिया जाएगा, परंतु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही क्रांति समाप्त हुई तो इसे पुनः टोंक को सौंप दिया और मेवाड़ का शासक हाथ मलता ही रह गया था। ठीक है, यह थी अंग्रेजों की विश्वासघात वाली और मध्यस्थता वाली नीति, जिसमें वो सफल भी हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा हमारा कि जोधपुर रीजन में जो एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया था, उनका जो नेतृत्व था सैनिकों का, उनमें थे मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए इन बातों को महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान में रखना कि जोधपुर रीजन सेना का नेतृत्व किसने किया था, मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम। ठीक है, इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हुए ध्यान में रखना। ठीक है, और जोधपुर रीजन का ही नारा था चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। चलिए आगे चलते हैं। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की और मदद किसने की थी, कोठारिया के रावत जोध सिंह या जोत सिंह नाम मिलता है, वहां पर भी इन्होंने शरण ली थी। ठीक है, तो ये उनका अंतिम समय था। ठाकुर कुशाल सिंह, अगर पूछा जाता है कि ठाकुर कुशाल सिंह अपने अंतिम समय में कहाँ थे, तब अंतिम समय थे वो वहां कहाँ पर, मेवाड़ उदयपुर में थे। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना कि अंतिम समय मेवाड़ उदयपुर में थे और अंतिम समय में यहीं पर शरण ली थी जब उन्हें रिहा कर दिया था। जब कोठारिया के नहीं ठाकुर कुशाल सिंह को 1860 में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में उन पर एक टेलर आयोग बैठा था जिसके बाद में उन्हें कम सजा दी गई थी और उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया था और तब ठाकुर कुशाल सिंह ने जोत सिंह के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 1858 में अंग्रेजों ने आउवा पर आक्रमण किया था। तब भागते हुए क्रांतिकारियों का पीछा करने वाले अंग्रेज सैनिकों को सिरियाली के ठाकुर ने 24 घंटे तक रोक रखा था। किसने आक्रमण किया था, होम्स ने। कब किया था, 20 जनवरी 1858 को। ठीक है, और 23 जनवरी की जो रात थी, जो मैंने बताया था वो कि बारिश वाली रात थी,
और जनवरी में क्या आते हैं, माउंट वाली पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, तो भयंकर वर्षा हो रही थी, तूफानी वर्षा कह सकते हैं। तो उस समय जो अंग्रेज सैनिक थे वो आउवा के ठाकुर के पीछा करते हुए और उनकी सेना को पीछा कर रहे थे, तब सिरियाली के ठाकुर ने उन्हें रास्ते में रोक लिया था और ये जो क्रांतिकारी सैनिक थे वो वहां से भाग निकले थे। और 24 जनवरी को आउवा पर अंग्रेजी सैनिकों ने अपना शासन या अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, इस बात को याद रखना। 20 जनवरी को आक्रमण और 24 जनवरी को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और 23 जनवरी की जो रात थी, उस रात में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह अपने सैनिकों के साथ आउवा को छोड़ के चले गए थे। ठीक है, और आउवा का जो कार्यभार था वो अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपा था। ठीक है, जो लांबिया का जागीरदार था, जो हमने लास्ट क्लास थी इससे पहले की, उसमें हमने जिक्र किया था। ठीक है, कोटा में इस गदर के द्वारा नेतृत्वकर्ता जयदयाल और मेहराब खान भी थे और उन्होंने डॉक्टर काटम को भी मार डाला था। अब एक एग्जाम में ये प्रश्न बात पूछी गई थी कि कोटा क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, तो उनमें मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र, इसके अलावा डॉक्टर सैंडलर और डॉक्टर काटम भी थे। तो ये चारों पॉइंट हैं, चारों व्यक्ति हैं, इनके चारों व्यक्तियों का नाम ध्यान में रखना है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और कोटा में जो विद्रोही थे, जयदाल, जियालाल, रतनलाल, मेहराब खान, इनके अलावा मोहम्मद खान, अंबर खान और गुल मोहम्मद खान भी मारे गए थे। किसमें? कोटा क्रांति के दौरान। कोटा क्रांति के दौरान जो विद्रोही नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वो कौन कौन थे? मोहम्मद खान, अंबर खान और गुल मोहम्मद खान। इस बात को भी ध्यान में रखना है। बाकी जयदयाल, मेहराब खान ये तो पकड़े गए थे और उसके बाद में जयदयाल को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। ठीक है, लेकिन विद्रोह के दौरान जो कौन से विद्रोही सैनिक थे जो मारे गए थे? मोहम्मद खान, अंबर खान और गुल मोहम्मद खान। ठीक है, ये कोटा से संबंधित है, इस बात को ध्यान में रखना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोटा से संबंधित। इसके अलावा कोटा के महाराव की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी थी और करौली के शासक की बढ़ाकर 13 से 17 कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गदर के दौरान भरतपुर का शासक जसवंत सिंह नाबालिग होने के कारण राज्य का शासन पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन संभाल रहा था। ठीक है, जैसा कि हमने कल जिक्र किया था इसमें। ठीक है, जसवंत सिंह नाबालिग थे तो वहाँ का जो शासन था वो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन संभाल रहे थे। और जसवंत सिंह और उनके जो साथी थे उन्होंने मॉरिसन को यहाँ से जाने की सलाह दी थी कि अगर वो चले जाएंगे तो नीमच के क्रांतिकारी थे वो यहाँ पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सूर्यमल मिश्रण के बारे में, जो 1857 की क्रांति के समय कवि थे, समकालीन कवि थे। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे जिन्हें वीर सस्य नामक ग्रंथ लिखा था। और ये वीर सस्य जो ग्रंथ है ना वो 1857 की क्रांति पर ही लिखा गया है। मिश्र ने इस गदर पर जो एक समकालीन कवि थे पिपलिया के ठाकुर को एक पत्र लिखा था कि ये लोग तो देशपति और जमीन के ठाकुर होकर भी हिमालय में गले हुए निकले। हिमालय से ही है अर्थात यानी कि निकम्मे सिद्ध हुए। ये जागीरदारों के लिए कह रहे हैं। सूर्यमल मिश्रण पिपलिया के ठाकुर को भेजते हुए लिखते हैं कि ये लोग देशपति और जमीन के ठाकुर होकर भी हिमालय से में गले हुए निकले, यानी कि निकम्मे निकले थे। तो ये कई बार डेफिनेशन परिभाषा पूछे जा सकते हैं या फिर कौन सी शब्दावली किसने प्रयोग की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो इसे भी आप महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान में रखना। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक राम सिंह का दरबारी था और बांकीदास जोधपुर शासक मान सिंह का दरबारी कवि था। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये 1857 की क्रांति के समकालीन कवि थे। ठीक है, तांत्या टोपे 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ से होते हुए भीलवाड़ा पहुंचता है। ठीक है, तांत्या के बारे में इस बात को ध्यान रखना कि मांडलगढ़ कब पहुंचे थे? 7 अगस्त को। और 8 अगस्त को पहुंचे थे और 9 अगस्त को कुहाड़ा नामक स्थान पर कोठारी नदी के किनारे, कुहाड़ा जो भीलवाड़ा में स्थान है, वहां पर अंग्रेजी सेना सावरस के नेतृत्व में थी, उनके साथ युद्ध होता है कुहाड़ा में, जिसमें तांत्या की पराजय भी होती है। ठीक है,
कोठारिया के रावत जोत सिंह ने भी तांते को सहायता प्रदान की थी। ठीक है, तो तांते को सहायता किसने प्रदान की थी? केसरी सिंह ने भी की थी और कोठारिया के जोत सिंह ने भी की थी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 8 अगस्त को मांडलगढ़ और 9 अगस्त को कुवाड़ा में युद्ध होता है अंग्रेजी सैनिक और तांते के बीच में, जिसमें तांते को पराजय की मार झेलनी पड़ती है। ठीक है, टोंक के जागीरदार मोहम्मद खान ने भी तांते का साथ दिया था, परंतु टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ में था। इसके अलावा एक मीर आलम और था सैनिक, वो भी तांते के साथ में था और इन दोनों तीनों ने मिलकर के टोंक के जो तोप खाने थे वहां पर अपना अधिकार भी किया था। इसके बाद में बनास नदी के किनारे जो कि अमीरगढ़ के निकट है, तांते और नवाब की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें क्रांतिकारियों ने टोंक के तोप खाने पर अपना अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। तांते को जो फांसी थी वो सिपरी में दी गई थी। ठीक है, और 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दी गई थी और उनकी फांसी पर जो कैप्टन सावरस थे उन्होंने कहा था कि किसने इन्हें फांसी की सजा सुनाई और किसने उसकी पुष्टि की थी। यह व्यंग्य कसा था और ब्रिटिश सरकार की उन्होंने आलोचना भी की थी। ठीक है, और ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने देखा कि जो राजस्थान के कुछ रियासतें थी जैसे अलवर और धौलपुर, वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ किसने फैलाई, वहाँ के तत्कालीन शासक कौन थे, उन क्रांति को दबाया किसने, और इसके अलावा तांते टोपे के राजस्थान के आगमन पर क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा था, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, और तांते टोपे के बारे में एक बार पुनः बता देता हूँ कि इन्होंने पहली बार जो प्रवेश किया था वो अड़ती क्षेत्र से था और उन्होंने जालरा पाटन पर भी अपना अधिकार किया था। वहाँ से वो जयपुर से वो टोंक गए थे और टोंक से वापस वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा गए थे और मांडलगढ़ पर अपना अधिकार भी किया था। ठीक है, और उनके पीछे पीछे सोवरस आ रहा था मेवाड़ी सेना लेकर के, जिसके साथ उनका युद्ध हुआ था और युद्ध में तांते पराजित हुआ था और तांते उसके बाद में ग्वालियर वापस लौट आया था। दिसंबर में वापस आए थे, पुनः लौट कर आए थे तांत्या और बांसवाड़ा पर अपना अधिकार किया था। ठीक है, और उसके बाद में जो नरवर के जागीरदार थे मान सिंह ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार करवा लिया गया था और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, ये 1857 की जो क्रांति थी भारत के संदर्भ में पूछा जाए या राजस्थान के संदर्भ में, ये अंतिम व्यक्ति था जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। और वैसे अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में, तो सबसे पहले किसे फांसी की सजा दी गई थी? 8 अप्रैल को किसे फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को। ठीक है, और उसके बाद में हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी के से लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने राज्य से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता की थी और अंग्रेजों ने इसके बदले में उन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव भी दिए थे। और इसके अलावा हमने जयपुर के शासक के बारे में भी पढ़ा था जिन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता करने पर अंग्रेजों ने उन्हें कोटपुतली की जागीर दी। अलवर के शासक बन्ने सिंह ने आगरा में अपनी सेना भेजकर अंग्रेज परिवारों की रक्षा की थी। करौली के शासक मदन पाल ने भी कोटा में अपने सैनिक भेज करके कोटा के शासकों की रक्षा और अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके एवज में उनके तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी और GCI की उपाधि भी दी थी। ठीक है, और किस प्रकार नीमच के सैनिक निम्बाहेड़े आए और निम्बाहेड़ा में उनके पीछे पीछे सोवर्स भी मेवाड़ी सेना को लेकर के आया था और निम्बाहेड़े के लेकर को जो मेवाड़ और टोंक के बीच में विवाद था तो उन्हें प्रारंभ में तो उन्हें मेवाड़ को सौंप दिया और जैसे गद्दर समाप्ति हुआ टोंक को पुनः दे दिया। यह था अंग्रेजों की मध्यस्थता का रास्ता। ठीक है, और इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया कि धीरे धीरे 1857 की क्रांति को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब कई बार यह भी पॉइंट है कि किस प्रकार 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने नियंत्रित का या किस प्रकार 1857 की क्रांति सफलता रही और कितनी असफल रही, उनके बारे में भी है। या राजस्थान के संदर्भ में इस प्रकार की भी बातें हैं कि वो क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति में जो राजस्थान के जागीरदार और सैनिक थे वो असफल रहे थे। उनमें सबसे बड़ा अगर
कारण पूछा जाए तो वो ये था कि जो राजस्थान के जितने भी प्रमुख रियासत थे उनके शासक थे ना, वो शासक किसके साथ में थे? अंग्रेजों के साथ में। नंबर एक बात। दूसरी बात ये थी कि सैनिकों के जो पर्याप्त नेतृत्व करता थे वो थे नहीं। तीसरी बात यह है कि क्रांति अलग अलग रियासतों में अलग अलग समय हुई थी, जिसके कारण अंग्रेजों को दबाने में भी मौका मिल गया था। और इसके अलावा और क्या थी, जो मध्यम वर्ग थे वो भी क्रांति में भाग नहीं लिया था। इसमें सिर्फ किसान और सैनिक वर्ग थे, इन्होंने ही क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो ये वो कई कारण है। इसके अलावा जैसे नसीराबाद में जिन क्रांतिकारियों ने क्रांति की घटनाएं को प्रारंभ किया था, उन्होंने अजमेर के शस्त्रागार पर अधिकार न करके कहाँ पर, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। अगर वो उस समय शस्त्रागार पर अधिकार कर ले तो क्रांति का जो स्वरूप था वो कुछ और भी हो सकता था। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो क्रांति को असफलता बनाते हैं। और क्रांति की कुछ सफलता भी रही है, वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व था वो समाप्त हो गया और ब्रिटेन की जो महारानी थी उसे सामग्री घोषित कर दिया गया था। अब जो निर्णय थे वो वहीं से सीधे आते थे, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका वर्चस्व समाप्त हो गया था। ठीक है। और उसके बाद में अंग्रेजों ने कुछ और भी सुधार किए थे। जो शासक थे उनके जो रियासत का हड़पने की जो नीति थी उसे त्याग दिया था और बहुत सारे भारतीयों को जो राजकीय सेवा थे उनमें महत्वपूर्ण स्थान भी दिए गए थे। ठीक है। ये थी 1857 की क्रांति की पूर्ण क्लासें। कैसी लगी कमेंट करके एक बार अवश्य बताना हो। एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूँ कि आप इस क्रांति को इन 4 पार्टों में हमने किया है, लगभग आधे घंटे से। ठीक है। इनसे बाहर कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जो 1857 की क्रांति में आज तक जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कठिन से कठिन और आसान से आसान, उन पर चर्चा करेंगे। और उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में भी यही आ जाएगा कि प्रश्न कहाँ से उठ रहे हैं, इन्हीं किताबों से उठ रहे हैं। ठीक है। मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी भर्तियाँ होने लग रही है उनमें जो भी प्रश्न बन रहे हैं, चाहे राजस्थान के संदर्भ में हो या भारत के संदर्भ में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मूल किताबों से ही आ रहे हैं। तो इन मूल किताबों पर ही ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है। और राजस्थान का इतिहास, भूगोल और कल्चर, इनका हम क्या करेंगे कि हम आपको नोट्सों के माध्यम से करवा देंगे, जिसका आपको और कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और नहीं आपको इन किताबों से पढ़ना पड़ेगा 6वीं से 12वीं तक की, क्योंकि समय बहुत कम है। तो इन किताबों से नोट्स बनाना फिर उनको पढ़ना तो समय बहुत लगेगा। तो यही हमारी एक तरफ से आप सभी को एक सहायता है, ताकि आप अपने लक्ष्य को सफल हो और अपने परिवार को नाम रोशन करो। ठीक है। और उनका एक सहारा बनो, टूटती हुई लाठी का एक सहारा बनो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।